Good morning, students. I am Prashant Kumar, taking you eighth chapter of your macroeconomics book, and the chapter name is Short-Run Equilibrium Output. Dear students, short run and long run, or we can say short period and long period, are two concepts in economics. So first of all, I will tell what do you mean by short run and long run. फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड टू टाइप ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज वेरिएबल फैक्टर, अदर वन इज फिक्स फैक्टर. सो इन शॉर्ट पीरियड वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन. शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट only with the changes in variable factor. Technology remains constant. And long period, we can change the production in changes of both the factors, fixed factor as well as variable factor. So, in macroeconomics, short run is defined as a period of time during which technology play no role in the determination of output in the economy. It is assumed remain constant. तो शॉर्ट पीरियड एक वो वाला पीरियड है जहां टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है आउटपुट को बढ़ाने में या कम करने में. इट डिपेंड्स ओनली वेरिएबल फैक्टर. आउटपुट इज डिटरमाइंड exclusively by the level of employment in the economy. आउटपुट को बढ़ाने में और आउटपुट को कम करने में सिर्फ एक का रोल है, डेट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लोअर लेवल ऑफ आउटपुट. अगर हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो हमारा आउटपुट भी ज़्यादा होगा, और अगर हम कम एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो हमारा आउटपुट भी कम होगा. टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. इफ एम्प्लॉयमेंट डबल, आउटपुट डबल. सो इन शॉर्ट पीरियड the production is depends directly only on employment. Employment is the only factors. In this slide, concept of equilibrium output. Equilibrium output refers to that level of output in the economy where aggregate supply is equal to aggregate demand. इक्विलिब्रियम आउटपुट हम इकोनॉमी में उस लेवल ऑफ आउटपुट को कहते हैं जहां हमारी एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए एग्रीगेट डिमांड की. इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर. बराबर कब होगा? जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी एग्रीगेट डिमांड के. इसका मतलब जितना प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा, that is called AS. AS refers to the desired level of output in the economy is equal to the buyers wish to buy during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में जितना प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए डिमांड के. इसका मतलब प्रोड्यूसर के पास किसी भी तरीके का अनवांटेड स्टॉक नहीं होना चाहिए. अनवांटेड स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक, अगर प्रोड्यूसर ने 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करें तो 100 आर्टिकल्स डेट विल बी डिमांडेड बाय द पब्लिक. इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट. इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी स्टेज वेयर प्रोड्यूसर जितना गुड्स प्रोड्यूस करता है वो एग्जैक्टली उसके बराबर होता है जो कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करता है. सो
AS is equal to AD, aggregate supply is equal to aggregate demand. In this slide, there is alternative approach. For equilibrium, there are two approaches. First approach, AS is equal to AD, and second approach, when S is equal to I. S means saving and I means investment. We know that in two sector economy, Y is equal to AD. इनकम किसके बराबर होती है? डिमांड के। और इनकम से हम दो चीजें कर सकते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड से भी हम दो चीजें कर सकते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो if C plus S is equal to C plus I, we take C common, so our next approach is saving investment approach. So in this approach, for this equilibrium, we have two bases of study. First, aggregate supply is equal to aggregate demand, and second one, S is equal to I approach. अगर हमें इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल को देखना है तो हमारे पास दो तरीके की अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है जहाँ पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी एग्रीगेट डिमांड के, और जहाँ हमारी सेविंग इक्वल होगी इन्वेस्टमेंट के। सेविंग क्या होती है? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स द डेट पार्ट ऑफ सेविंग विच इज यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जिसको हमने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिया अपनी सेविंग को, वो हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी both these approaches. So first one is AS is equal to AD. What is desired consumption expenditure? Desired consumption expenditure is related to that level of income. There is positive relationship between consumption and income. In previous chapter we have seen जहाँ कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होती है। पॉजिटिव रिलेशन मीन्स अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारा कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। बोथ आर डिपेंड ऑन इनकम। इन दिस figure 2 you have seen on y axis investment and x axis income, and I is constant 20, so it is autonomous investment. Autonomous investment is that investment which we have done whether our income increases or decreases. इसमें हम किसी भी तरीके की चेंज नहीं कर सकते। In figure 3 you have seen on y axis consumption and x axis income. Y represent income and C represent consumption. Both are intersect at point 60. At 60 level, our income is equal to consumption. 60 लेवल पे हम देखते हैं कि जो हमारी इनकम है वो कंजम्पशन के बराबर हो जाती है। और C rises when Y rises. C जब बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी, एंड C फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इज अ लीनियर फंक्शन। इसके लिए हम उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। स्टूडेंट्स, under AS and AD approach, we can say equilibrium that when जितना प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो अगर इक्वल होता है डिमांड के। AS इस फिगर 1 में आप देख रहे हैं, y एक्सिस पे AS एंड x एक्सिस पे इनकम। सो इफ वी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट 10%, the supply also increases by 10%. अगर हम अपना एम्प्लॉयमेंट 10% से बढ़ाएंगे तो हमारा सप्लाई भी 10% बढ़ जाएगा। That's why our AS curve और income curve create a
45 डिग्री लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसी वजह से जो हमारा इनकम कर्व है उसकी जो represent है that is 45 degree line from the angle. In the same slide you have seen AD refers to desired expenditure in the economy during an accounting year. एक accounting year में जितना हम प्लान करते हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए that is refers to AD. In short run it has two components. First, desired consumption, other one desired investment. But desired investment expenditure is assumed to be autonomous, means constant. It means it is not related to the level of in the economy. इसका इकोनॉमी के इनकम लेवल से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं होता. In this slide you have seen C and I function combined. Earlier we have seen in figure diagram consumption and another diagram investment, but in this figure 4 you have seen both C and I functions combined in a single diagram. On y-axis we have taken expenditure. Expenditure have two components. अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं C एंड I, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, इनकम. That is I blue line represent autonomous investment, Y represent income, C represent green line consumption, and that red line C plus I is equal to AD. In this diagram, we can see clearly that on the level of 60, consumption 60, investment 20 and AD 80. It is not equilibrium, but when our income rises from 100, our income is equal to C plus I 80 plus 20 again 100. इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि जब हमारी इनकम 100 होती है तो हमारा कंजम्पशन 80, इन्वेस्टमेंट भी 20, यानी कि if our income level is 100 in the economy, it means we are in equilibrium. Why we are in equilibrium? Because at 100 level of GDP, our consumption 80 and our investment is 20, that is equal to 100. So in this AS is equal to AD. Now graphic presentation, AD line intersect 45 degree angle AS line at point E, so that E is the point of equilibrium where AS is equal to AD. At this point OL is the equilibrium GDP in the economy. Now the producer wish to produce is exactly equal to what the household wish to buy in the economy. इस पॉइंट पे जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ठीक उसके बराबर है जितना कंज्यूमर उस चीज को परचेज करना चाह रहा है. It is the desired expenditure on output is equal to desired level of output. In the same slide you have seen two questions. First one is find equilibrium income when C is equal to 100 plus 0.5 Y and I is equal to 1000. We know Y is equal to AD. So Y is equal to C plus I. When we putting the values, C autonomous consumption 100, 0.5 MPC and income is 1000. After solving this, we can see our income is 2200. It means when our income will be 2000, that our economy will come in stage of equilibrium. At 2200 level of income, our AS is equal to AD.
जब हमारे इकोनॉमी की इनकम 2200 होगी तो हमारी एएस और एडी के बराबर हो जाएगी। In this slide, there is two important questions. First one, what happen if supply is greater than demand? क्या होगा अगर हमारी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से? इसका मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने बनाए 100 गुड्स लेकिन कंज्यूमर ने खरीदे 80 गुड्स, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास कुछ ऐसा गुड्स बच जाएगा डेट वुड रिमेन अनसोल्ड। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 गुड्स आपने बनाए, 80 गुड्स मार्केट में सोल्ड हो गए, इसका मतलब 20 गुड्स क्या हो गए, अनसोल्ड। अब इस अनसोल्ड गुड्स को खत्म करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कम करेगा, और वो जब तक प्रोडक्शन कम करता रहेगा जब तक हमारा एएस एडी के बराबर नहीं आ जाता। इसी के साथ सेकंड, इफ एएस इज लेस देन एडी, इसमें क्या होगा, सप्लाई करा है 80 और डिमांड हो गया 100। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आपने 100 गुड्स बनाए हैं और लेने वाले आ गए 80। अब क्या होगा, कुछ प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा क्योंकि वो पूरी मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, नेक्स्ट ईयर अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इन द सेम स्लाइड यू हैव सीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एस फंक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। सेविंग डिपेंड करती है इनकम पे, लोअर लेवल ऑफ इनकम lower savings, and I function consider only autonomous, it is independent at the level of income, so it is a horizontal straight line shooting from the y axis. In this slide you have seen a table which represent income, consumption and saving, and the last one is investment. So you seen at the level of income 100, जब हमारी इनकम 100 होती है तो उस लेवल पे हम क्या देखते हैं कि हमारा कंजम्पशन होता है 80, सेविंग होती है 20, और ये 20 सेविंग किसके इक्वल होती है, इन्वेस्टमेंट के। सो फॉर इक्विलिब्रियम आउटपुट, इफ our investment is equal to saving, or we can say our saving is equal to investment, so we can say that economy runs under in equilibrium position। हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी अगर हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। एक माइंड में डिफरेंस आ जाता है कि भाई ऐसा क्या होता है, क्यों हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। इसका एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता दूं, सेविंग हम उसको कहते हैं, सेविंग उस पार्ट ऑफ इनकम को कहते हैं जो हमने कंज्यूम नहीं करा। सपोज करो मैंने मार्केट में, मेरी सैलरी 10,000 है, मैंने स्पेंड करा 8,000, 2,000 मैंने बचा लिया, उस 2,000 को मैंने अपने घर पे ही रखा है, वो 2,000 मैंने कहीं री इन्वेस्ट नहीं करे, तो वो मेरी सेविंग ही रहेगी। लेकिन अगर उसी 2,000 को मैंने कहीं आगे जाके री इन्वेस्ट कर दिया फॉर फर्दर अर्निंग, तो वो मेरी सेविंग नहीं रहेगी, वो मेरी कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में। सो फॉर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वी नीड दैट आवर सेविंग विल ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। In this slide you have seen what happens if S is greater than I. Same the previous we have studied, what happen if AS is greater than AD. So in this case it implies a situation when a fall in expenditure through S is more than rise in expenditure through I. यहाँ क्या होगा, हमारी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब कुछ प्रोड्यूसर के पास ऐसा स्टॉक बच जाएगा डेट वुड रिमेन अनसोल्ड, ऐसा स्टॉक प्रोड्यूसर के पास बच जाएगा जो बिका नहीं है। उसको क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर इस प्रोडक्शन कम करेगा
और जब प्रोडक्शन कम करेगा तो ये चीज़ें जब तक चलती रहेंगी जब तक हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। ये चीज़ें इकोनॉमी में अपने आप होती रहती हैं, इसको किसी को करने की ज़रूरत नहीं। In the same slide, what happens if saving is less than investment? In this, producers are unable to fulfill all the demand of all the prospective buyers. जितने भी हमारे बायर्स हैं, प्रोड्यूसर उन सब की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा और इससे क्या होगा, ये स्टेज जब तक चलती रहेगी जब तक हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। सो until this slide, you have seen that in short-run equilibrium, we have two approaches. First one, AS is equal to AD, या तो हम AS को AD के बराबर करें या दूसरा हम सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर करें। यही दो अप्रोच हैं। अब इसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। फर्स्ट, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। इसके लिए जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना या कम करना एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए। इकोनॉमी हमारी टू सेक्टर होनी चाहिए, ओनली कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। थर्ड, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब जब हम चाहे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जब हम चाहे प्रोडक्शन को घटा सकते हैं। So these are very important assumptions. First, पीरियड हमेशा शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। सेकंड, इकोनॉमी टू सेक्टर होनी चाहिए और क्लोज्ड। और थर्ड, जो हमारी एएस है वो परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए, जब हम चाहे सप्लाई बढ़ा सकें, जब हम चाहे सप्लाई कम कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मल्टीप्लायर।